चलिए अब हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट क्या है। गैर लाभकारी संगठन जो हैं उनमें कुछ मदें यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं। कुछ मदें जो होती हैं वो आय की मदें और व्यय की मदें। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, अलाभकारी संगठनों की आय और व्यय की मदें। मतलब यहाँ पे बताया गया है जो नॉर्मली अलाभकारी संगठन होते हैं उनमें नॉर्मली कहाँ कहाँ से इनकम होती है और कहाँ कहाँ उन पे खर्चे होते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनमें अलग अलग टाइप के खर्चे और अलग अलग टाइप की इनकम होंगी, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली अगर देखें तो ये होती है, ठीक है। और बाकी अपन को आगे मिलते जाएंगे। देखिए जैसे उन्होंने बोला आय की मदद क्या है, आइटम ऑफ इनकम्स, प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको एंटर होना है, ठीक है, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, आपको वहाँ एंटर होना है तो वहाँ पर एंट्रेंस फीस कुछ चार्ज लगता है ना, पास लेना पड़ता है, ये वही एंट्रेंस फीस है, वहाँ से इनकम हो जाती है, ठीक है। चंदा मिल जाता है तो मेंबर्स जो होते हैं वो चंदा देते हैं, है ना। सहायता मतलब गवर्नमेंट सहायता, सब्सिडी मिल जाती है। दान, बाहर वाले लोग भी दान करते हैं, आत्मा से आवाज़ आती है जब, तो है ना कि हाँ दान करना चाहिए। फिर आजीवन, ये सदस्यता शुल्क है। अगर आप उस संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सदस्यता शुल्क दी जाती है, मतलब 1 साल के लिए आप मेंबर बन जाओगे। और उसके बाद होती है आजीवन सदस्यता शुल्क। अगर आप जिंदगी भर के लिए मेंबर बने रहना चाहते हो तो आप आजीवन सदस्यता शुल्क चुका देंगे, ठीक है। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनसे भी इनकम हो सकती है डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में, और अन्य आय हो सकती हैं। अपन पहचान जाएंगे कि ये इनकम है जब भी कोई नई चीज़ अपने सामने आएगी। तो व्यय की मदद क्या क्या हो सकती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कर्मचारी लगे होते हैं, उनको वेतन मजदूरी देनी पड़ती है, ठीक है। बिजली वगैरह के व्यय होते हैं। अगर रेंटेड है ना, कोई भी हमारा बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है हमने तो उसका किराया भरना पड़ सकता है हमें। खेल कूद, जैसे कोई क्लब होता है, एक जो क्लब होता है वो भी एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें बच्चों को क्या करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ खर्चे तो करने पड़ेंगे। जैसे कि वो बास्केटबॉल खेलेंगे तो बॉल तो चाहिए पड़ेगी, क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट बैट बॉल ये सब चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, है ना। तो खेल कूद की व्यय में आ जाएगा वो। स्टेशनरी, डाक, टेलीफोन, ये सब चीज़ें, इन सब के खर्चे और अन्य बहुत सारे भी खर्चे होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, ठीक है, तो उसके हिसाब से खर्चे हो जाएंगे। ये अपनी आय और व्यय की मदें होंगी। चलिए अब हम देखेंगे आगे। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, लाभकारी और गैर लाभकारी संस्थानों में अंतर, यहाँ डिफरेंस जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता ही है, ठीक है। और नॉर्मली कम मार्क्स के लिए आता है, 3-4 मार्क्स के लिए आता है, तो उसमें आप ये 4 पॉइंट लिखकर आराम से पूरे मार्क्स पा सकते हैं। देखिए मूल उद्देश्य, हम लाभकारी संगठनों की बात करें तो इनका मूल उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, है ना। इनका मूल उद्देश्य क्या है, ये क्यों काम कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस क्यों सप्लाई कर रहे हैं, इनका मूल उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, इसकी वजह से कर रहे हैं। लेकिन क्या गैर लाभकारी संगठनों का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, नहीं। ये क्यों काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपने सदस्यों और समाज को सेवा प्रदान करने के लिए, जिसके बदले में थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कोष। लाभकारी संगठनों में मतलब बिजनेस में जो ओनर का पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सदस्य हैं या फिर मेंबर्स होते हैं उनने जो पैसा इकट्ठा करके रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी कोष बोलते हैं। बस ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, पूंजी कोष लगा जाता है यहाँ पर, और कुछ नहीं। और कार्य का शुद्ध परिणाम, कार्य का शुद्ध परिणाम मतलब कि ये साल के अंत में जब अपने खाते बंद करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है उनको हो गया हो, या फिर हो सकता है उनको लॉस हो गया हो। गैर लाभकारी संगठनों में भी इनकम होती है, पैसा आता है, पैसा जाता है,
मतलब खर्चे भी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो इनकम आई थी उससे कम खर्चा हुआ, उस केस में प्रॉफिट होगा। लेकिन इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ना लिख के, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है इसको प्रॉफिट ना लिख के क्या बोलते हैं, सरप्लस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधिक्य। और अगर खर्चे ज़्यादा हुए इनकम से तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। नहीं नहीं नहीं, लॉस नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। डेफिसिट, ठीक है, मतलब कमी। तो नाम बस चेंज है, वही चीज़। वित्तीय विवरण, इसमें वित्तीय विवरण कौन कौन से बनाए जाते हैं, अपन ने तो देखा होगा भाई। सबसे पहले तो क्या बनाया जाता है, व्यापार खाता। ठीक है, दूसरा बनाया जाता है लाभ हानि खाता, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। और फिर बनाई जाती है आखिरी में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, मतलब चिट्ठा। यहां पर खाते कौन कौन से बनाए जाते हैं, यहां पर बनता है प्राप्ति भुगतान खाता, और क्या बनता है, आय और व्यय खाता, और इसमें भी आखिरी में बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, अगर ये 4 डिफरेंस आप लिख लेते हैं एग्ज़ाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन। हाँ, कुछ समझना होगा, थोड़ी सी बात है यहाँ पर। लेखांकन करते समय कुछ चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ डिटेल में, वहाँ से पढ़ लीजिए जैसा भी आप चाहें। तो यहाँ पर गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन करते टाइम कुछ बातें याद रखना है। सबसे पहली बात कि हम डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करने जा रहे हैं। ये क्या है डबल एंट्री सिस्टम, द्विप्रविष्टि प्रणाली, 11th में पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट, एक पक्ष के 2 पहलू, तो ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, द्विप्रविष्टि प्रणाली। ठीक है, तो द्विप्रविष्टि प्रणाली क्या होती है, जिसमें एक लेन देन या ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट कहा जाता है, ये द्विप्रविष्टि प्रणाली होती है। तो गैर लाभकारी संस्था हो या फिर पेशेवर व्यक्ति, जो मैंने बताया था, डॉक्टर, वकील, अंगेक्षक, इन लोगों की अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ही होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, हमने पढ़े थे 2 कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग करने के 2 कॉन्सेप्ट। क्या, मेथड जो है वो हमने पढ़ी थी। एक तो कैश सिस्टम और दूसरा था मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकड़ पद्धति। रोकड़ पद्धति, और इसको क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक पद्धति। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, आपको याद है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से हमने अकाउंटिंग की थी पूरी 11th में। ठीक है, कैश सिस्टम के हिसाब से हमने नहीं करी, हमने पूरी अकाउंटिंग मर्केंटाइल सिस्टम के अनुसार ही की थी। मतलब क्या कि मर्केंटाइल सिस्टम कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो नगद हो या उधार, मिलना बाकी हो या देना बाकी हो, हर एक चीज़ की एंट्री हम करेंगे। जैसे कि आपने अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, ठीक है, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, ठीक है, मतलब मिलना बाकी देना बाकी, है ना, ये था ना, ये पढ़ा था आपने। वो सब चीज़ों की एंट्री हम करते हैं कहाँ, वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार या फिर मर्केंटाइल सिस्टम में। लेकिन कैश सिस्टम में क्या होता है, कैश सिस्टम में
हमें उधार वाली या मिलना बाकी और देना बाकी ये सब सिस्टम नहीं करना है, ये मतलब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं लिखना है। हमें केवल और केवल उसी चीज़ की एंट्री करना है, उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री करना है जिसमें या तो कैश आ गया है या तो कैश चला गया है। मतलब जब पैसा मिल जाएगा तभी हम एंट्री करेंगे, या पैसा दे देंगे तभी हम एंट्री करेंगे, चाहे हम कैश के थ्रू दें बैंक के थ्रू दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैश सिस्टम क्या बोलता है कि हम केवल और केवल एंट्री कहाँ करते हैं, जब हमें कैश मिल जाए या कैश दे दें। अगर कुछ बाकी है तो उसको कच्चे रजिस्टर में लिखेंगे अपन, ना कि मेन बुक्स में। ठीक है, तो हमें गैर लाभकारी संगठनों और पेशेवर व्यक्तियों के लिए कौन से सिस्टम को फॉलो करना है, कैश सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ पर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, ये बताया गया इस हेडिंग में बस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है। हाँ, तो हम देखें गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली किताबें। अब देखिए जहाँ ये लोग एंट्री करते होंगे बुक्स में, तो बुक्स होंगी ना, कौन कौन सी बुक्स हैं ये हमें देखना है। जैसे कि हमने 11th में पढ़े थे कि हम बहुत सारी बहियाँ रखते थे, विक्रय बही, क्रय बही, ठीक है, और ये तो कैश बुक तो थी, है ना, 5-6 प्रकार की, 6-7 प्रकार की बहियाँ थी। वैसे ही यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो ये गैर लाभकारी संगठन मेंटेन करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, कैश बुक। कैश बुक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल बेसिक, बहुत इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इनका सिस्टम कौन सा है, कैश सिस्टम है। तो कैश बुक ये बहुत अच्छे तरीके से बना मेंटेन करते हैं। पर डे जो पैसा आए उसको लिखना है, जो पैसा जाए उसको लिखना है। ठीक है, फिर मेमोरेंडम बुक भी होती है, जैसा कि अपन ने भी पढ़ा कि ये कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये उधार वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मिलना बाकी देना बाकी, है ना, वो ये कच्चे में लिख लेते हैं मेमोरेंडम में, स्मारक पुस्तक याद रखने के लिए। जब ये ट्रांजैक्शन फाइनल हो जाता है, मतलब वो पैसा जो मिलना था वो मिल जाता है, उसके बाद ही उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर यहाँ पर मेंबर्स का भी रजिस्टर होता है। मेंबर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होती है, उनका नाम पता वगैरह ये सब चीज़ें, और उनसे चंदा कितना कितना मिल गया है, ठीक है, कितना मिलना बाकी है, ये भी यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर सैलरी और वेजेस का रजिस्टर होता है कि किस किस को कितनी सैलरी अपन ने दी है, पेमेंट किया है। और अदर रजिस्टर एज रिक्वायर्ड। तो इनको जैसे जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब किताब अलग अलग टाइप के होते हैं। इसकी वजह से जैसा जिस संस्था को अच्छा लगे, ज़रूरत लगे, उसके हिसाब से वो अपना रजिस्टर और भी मेंटेन कर सकती है इनके अलावा। नॉर्मली ये है।